अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम कॉन्ट्रैक्ट टेक के अंदर बड़ा अंधाधुंध एंटर हो चुके हुए हैं। 2 दिन पहले तक जो है वो हमने कॉन्ट्रैक्ट टेक शुरू नहीं किया हुआ था और आज हम कॉन्ट्रैक्ट टेक का एक अच्छा बड़ा पोर्शन खत्म करके बैठे हुए हैं। हमने ये समझ लिया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। और फिर हम लोगों ने एग्रीमेंट के अंदर की बातें समझ ली हैं। वॉइड एग्रीमेंट क्या है, वॉइडेबल एग्रीमेंट्स क्या हैं, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, ये सारी चीजें समझ ली थी। फिर हमने समझ लिया था कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको 5 एसेंशियल्स चाहिए, जिन 5 एसेंशियल्स में से 3 एसेंशियल्स हम लोगों ने एक चैप्टर में पढ़ लिए। फिर उसके बाद हम छोटे छोटे से चैप्टर्स की तरफ आए थे कि कुछ अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसे होते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं, लेकिन कानून की नजर में वो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। फिर हमने कहा था कि अगर इसी को जरा ज्यादा सेफ खेलना है तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर ले, रादर देन के बाद में परेशान हो, वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट को डिपेंडेंट कर दे किसी बैरूनी शर्त पे, एक अनसर्टन फ्यूचर इवेंट पे। फिर हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट जब परफॉर्म नहीं होगा और ब्रीच होगी या किसी एक बंदे ने नाइंसाफी कर दी तो फिर दूसरे को कंपनसेशन वगैरह देनी पड़ेगी या कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसके रूल्स पड़े। और फिर हमने देखा कि जो पार्टी शुदा कॉन्ट्रैक्ट है वो खुद परफॉर्म करने के बजाय एक एजेंट को भी बीच में लेके आ सकते हैं, और फिर एजेंट के साथ उनका क्या रिलेशन है और कब उस एजेंट के पास अथॉरिटी होगी, ये सारी बातें हमने समझने की कोशिश की। आज हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं परफॉर्मेंस के अंदर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, चैप्टर 2, 3, 4 और 5 का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे, कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले पहले के जो मामलात हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंपिटेंस, एसेंशियल्स, ये सारे करने के बाद चैप्टर 6 से आगे आते हैं तो थीम बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होगा। और कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस में 2 चैप्टर सबसे ज्यादा अहम है, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2। तो आज के हमारे पहले सेशन का टारगेट है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 और दूसरे सेशन का टारगेट होगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1। तो पहले में दूसरा पढ़ेंगे और दूसरे में पहला पढ़ेंगे। मैं अक्सर इसको रिलेट करता हूं बाहुबली 1 और 2 के साथ, ठीक है। अगर आप फिल्मी नहीं भी हैं तो कहीं ना कहीं आपने किसी रील, किसी जगह, किसी सोशल मीडिया पे कोई तबसरा जरूर सुन लिया होगा। तो हुआ ये कि कुछ अरसे पहले जो है ना एक बड़ी मशहूर मूवी आई जिसमें बड़े ज्यादा एडिटिंग की सलाहियतें इस्तेमाल हुई थी, ग्राफिक्स, और जो है ना इन्होंने एक साउथ मूवी बनाई थी बड़ी ही अपनी तरफ से एक प्रीमियम किस्म की, जिसको नाम दिया था बाहुबली। उस वक्त 1-2 का कॉन्सेप्ट नहीं था, बाहुबली नाम दिया। नॉर्मली मूवीज आहिस्ता आहिस्ता 2 घंटे, 2.25 घंटे पे जा चुकी हैं, ये मूवी थी 3.25 घंटे की, 3-3.25 घंटे की। और इसमें स्टोरी लाइन ऐसी थी, इसके ग्राफिक्स ऐसे थे, इसका थीम ऐसा था कि इसमें जो है ना जो यूजर है वो जकड़े रहते थे। तो इतनी लंबी मूवी देखने के बाद बिल्कुल आखिरी जब 5-10 मिनट रह गए थे तो लोग बार बार देख रहे थे कि यार वो नहीं होता, आप टाइमलाइन को देख रहे होते हैं कि मिनट तो 10 रह गए, कहानी फंसी हुई है। तो बिल्कुल मूवी के आखिरी 2 मिनट में अचानक से मूवी का जो हीरो है वो उसके ही अपने जो वो है बॉडीगार्ड, उसके हाथों मारा जाता है। वो बंदा जो कि इंतहाई लॉयल था हीरो के साथ, उसने ही हीरो के जो है ना पेट में खंजर खोप दिया और उसके बाद मूवी खत्म हो गई। और फिर सामने कुछ ट्रेलर्स आया कि एक बाहुबली 2 आएगी जिसमें बताएंगे कि ये क्या हुआ, यानी कि हीरो जो है वो आगे बढ़ते 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 आखिरी 10 मिनट में वो एक पुरानी स्टोरी सुन रहा होता है तो उसे पता लगता है कि हीरो का बाप जो कि खुद भी हीरो था, उसको उसी के बहुत ही लॉयल किस्म के बॉडीगार्ड ने मार दिया। उसके बाद 2 साल तक सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा रहा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इस कैप्शन के बाद लोग सर्च करते थे क्या है किस तरह से, तो पता ही लगा कि बाहुबली 1 वाज अबाउट फ्यूचर। और फिर इस फ्यूचर को समझाने के लिए कि कहानी यहां तक कैसे पहुंची, बाहुबली 2 लेके आए वो 2 साल बाद। वो भी उसी तरह से लंबी चौड़ी मूवी थी और उसमें बताया कि शुरू में क्या था। पुरानी स्टोरी जो ओरिजिनल शुरू की स्टोरी है वो 2 में सुनाई और जो 1 थी उसमें आगे की स्टोरी सुनाई। तो अगर ये मूवीज तरतीब से ले आते तो लोग इतने अरसे तक परेशान ना रहते। अगर जो है ना वो 2-1 होती और 1-2 होती तो जो है ना लोग उनकी जिंदगी थोड़ी सी आसान होती और वो इतने ज्यादा बेचारे आवाजारी के शिकार ना होते। तो यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। ICAP ने भी कुछ ऐसा ही किया। लगता है कि सिलेबस बनाने वाला, किताब बनाने वाला बाहुबली से काफी ज्यादा जो है ना इम्प्रेस था। उसने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं कि लोगों में एक सस्पेंस रह जाए, फिर वो अगला चैप्टर जरूर पढ़ें।
तो बाहुबली 2 इतनी कामयाब ना होती अगर बाहुबली 1 में सस्पेंस ना छोड़ दिया होता। तो इन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 बनाया और उसमें कहा कि आओ हम बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे होता है। अब लोगों ने ये तो समझ लिया कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे होता है, फिर उनके जहन में एक सवाल आया कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होता है। ये तो हमें बहुत आगे ले गए, तो ये तो खात्मे का मामला है ना, इससे पीछे परफॉर्म कैसे हुआ होगा। उन्होंने कहा जी वो उसके लिए चैप्टर 2, अगला चैप्टर आएगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2, उसमें बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि इन्होंने ये चैप्टर की तरतीब क्यों इस तरह से की है, लेकिन When I have the freedom तो मैं चैप्टर 1 पहले करवाऊंगा और चैप्टर 2 बाद में कराऊंगा। क्योंकि होता ही है कि चैप्टर 2 पढ़ने के बाद ना लोगों के अधूरे अधूरे से सवाल होते हैं, समझ आ नहीं रहा होता, और उसके बाद परेशान होकर कहते हैं यार बीलो है ही बकवास। हालांकि अगर वो एक दफा तरतीब सीधी कर लें तो मसला हल हो जाएगा। तो अब इस तरतीब को सीधी करने के लिए तमहीद बांधने का मतलब ये था कि आपने जब जब भी रिवाइज करना है, जब जब भी चीजों को देखना है, आपने पहले 7 देखना है और बाद में 6 देखना है। चूंकि 7 बता रहा है शुरू की स्टोरी, कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद। देखें चैप्टर 2 से लेके 5 तक उन्होंने बताया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे। अब चैप्टर 7 बताएगा ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होगा, और चैप्टर 6 बताएगा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म किस तरह से होगा। तो इस वक्त जो चैप्टर है हमारे पास उसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होगा। ये दोनों चैप्टर्स बड़े कॉमन सेंस वाले चैप्टर हैं, बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और आईक्यूएफ को शदीद तरीन पसंद है। यानी कि जो आखिरी 5 चैप्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा सवाल अगर आए हैं तो वो चैप्टर 6 और 7 से आए हैं। तो इस 6 और 7 को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। तो हमने एक पूरा दिन इन दोनों चैप्टर्स के नाम पे रखा है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट टैग के अंदर जो है ना पूछे जाने वाले काफी ज्यादा ये चैप्टर है। 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आईक्यूएफ तकरीबन मोर देन हाफ ऑफ द टाइम कॉन्ट्रैक्ट टैग में से पूछता है, दैट इज चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। तो हम लोगों ने इन 3 के अलावा बाकी कॉन्ट्रैक्ट टैग खत्म कर लिया। अब इन 3 को हम जरा एक सफिशिएंट टाइम देके खत्म करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस, कुछ की सवाल है हमारे पास, बोर्ड पे देखते हैं। पहला सवाल, हु विल परफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एसेंशियल्स पूरे हो गए। कॉन्ट्रैक्ट बनने से मुराद क्या है? ए ने बी को ऑफर दी होगी, बी ने वो ऑफर मान ली होगी। मीनवाइल ये कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, कंसिडरेशन भी गलत नहीं होगी, ऑब्जेक्ट भी ठीक होगा, ये ऐसा एग्रीमेंट भी नहीं होगा जिसको लॉ ने मना किया हुआ, और इनके दरमियान फ्री कंसेंट भी होगी। अगर ये सारी चीजें पूरी हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने में क्या फर्क है? याद करें वो खान साहब से हमने जो है वो 25 तारीख का एक वादा लिया था। अगर हम आपको 25 तारीख को 8,000 रुपए दें तो क्या आप हमें 1 किलो चिलगोजा देंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया 10 तारीख को। क्यों? क्योंकि हमें 25 तारीख को चिलगोजा चाहिए था, लेकिन उस दिन मार्केट में निकलते तो पता नहीं क्या रेट होता। हमने अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आज ही रेट फिक्स कर लिया। आज हमें तय हो गया कि खान साहब हमारे साथ लीगली बाउंड हो गए हैं, इन्होंने 25 तारीख को अब हमें 1 किलो चिलगोजा 8,000 रुपए पे देना है। नहीं देंगे तो हम इनको अदालत ले जाएंगे, अगर इन्होंने ब्रीच कर दी तो हम इनसे डैमेजेस ले लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन बना है वो शायद 10 तारीख है, और कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्म होना है वो 25 तारीख है। तो दिस नॉर्मली हैपेंस कि एक दिन कॉन्ट्रैक्ट बनता है और बाद में किसी टाइम पे वो परफॉर्म हो रहा होता है। अब सवाल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म करेगा। सबसे पहली बात, सबसे आसान बात ये है कि ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट को प्रोमिसर परफॉर्म करेगा। कॉन्ट्रैक्ट को वही परफॉर्म करेगा जिसने उसका वादा किया है। ये 2 प्रोमिसर है, क्योंकि 2 प्रॉमिस है। कौन से 2 प्रॉमिस है? एक चिलगोजा देने का प्रॉमिस है, एक पैसे देने का प्रॉमिस है। तो इसका मतलब है कि अब मैं किसी भी एक बंदे के हिस्से के प्रॉमिस के हिसाब से आपको अगर डिफाइन करूंगा तो मैं उस बंदे को जिसने प्रॉमिस किया मैं कहूंगा प्रॉमिसर, और जिससे उसने वादा किया है उसको प्रॉमिस ही कहूंगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करता है? नॉर्मली इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर थिंग, कुछ और नहीं तय हुआ हुआ, तो कॉमन अजम्पशन ये होती है कि प्रॉमिसर प्रॉमिस को परफॉर्म करता है। सम टाइम प्रॉमिस इस नोयत का होता है कि पर्सनल स्किल्स है, एक बंदे ने कोई पेंटिंग बना के देनी है, तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कोई थर्ड पार्टी नहीं कर सकती, कोई एजेंट नहीं कर सकता, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव बीच में नहीं आ सकता। तो प्रॉमिसर नॉर्मली कौन से कॉन्ट्रैक्ट खुद परफॉर्म करता है? जो तय हुआ होता है कि यही करेगा, या जिसकी नेचर पर्सनल स्किल्स वाली होती है वो करेगा प्रॉमिसर परफॉर्म। याद रहेगा। लेकिन आपने पढ़ा है कि समटाइम एक एजेंट भी आके प्रॉमिस को परफॉर्म कर सकता है।
एजेंट कब आएगा? जब कॉन्ट्रैक्ट इस नौयत का हो कि भले प्रोमिसर परफॉर्म करे, भले उसका एजेंट परफॉर्म करे, कोई मसला नहीं है। तो कुछ ऐसे अरेंजमेंट होते हैं जहां एजेंसी बहुत ज्यादा कॉमन होती है और वहां पे ये कॉमन प्रैक्टिस होती है कि एक एजेंट जाके अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर भी परफॉर्म कर सकता है। और उन केसेस में जहां इसमें कोई ऐप नहीं है वहां एजेंट, हाँ अगर पार्टी खुद कह दे मुझे एजेंट से नहीं चाहिए परफॉर्मेंस, तो फिर प्रोमिसर को खुद करनी पड़ेगी। तो प्रोमिसर दो सूरतों में खुद परफॉर्म करेगा, जहां कॉन्ट्रैक्ट में तय कर लिया जाए कि भाई सिर्फ तुम यही बंदा परफॉर्म करेगा, तो फिर वही बंदा परफॉर्म करेगा, ये प्रोमिसर। और दूसरा एजेंट भी हो सकता है, अगर पार्टीज एग्री करें और कॉन्ट्रैक्ट की नोयत ऐसी हो तो एजेंट भी कर सकता है। समटाइम क्या होता है, आप एक थर्ड पर्सन को बीच में ले आते हैं। खान साहब ने कहा था कि 25 तारीख को वो 1 किलो चिलगोजा देंगे। 12 तारीख को खान साहब ने हमसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि यार मैंने आपसे वादा किया था, मेरे पास चिलगोजा शॉर्ट हो रहा है, आपको 8000 का ही चाहिए और इस क्वालिटी का चाहिए, मैं आपको जो है वो नसीब ड्राई फ्रूट वालों से दिलवा देता हूं, अगर आपको एतराज नहीं। हमने कहा नहीं हमें कोई एतराज नहीं, अगर नसीब ड्राई फ्रूट वाले भी हमें 1 किलो चिलगोजा 8000 रुपए में दे देते हैं उसी क्वालिटी का, तो हमारे कोई मसला नहीं। तो खान फूड सेंटर या खान फूड पॉइंट व्हाटसोएवर जो भी इनका नाम था, खान ड्राई फ्रूट, तो खान ड्राई फ्रूट ने किसी और को नामजद कर दिया प्रोमिजी की मर्जी से। प्रोमिजी से पूछ लिया कि आपको कोई मसला तो नहीं, अगर प्रोमिजी मान जाए तो कॉन्ट्रैक्ट कोई थर्ड पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है। और अगर थर्ड पर्सन से आप परफॉर्मेंस ले लें तो उसके बाद आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये क्या बात हुई, मुझे तो खान ड्राई फ्रूट वाले ही परफॉर्म करके दें। अगर तो मुद्दा पूरा हो गया, सब्जेक्ट मैटर आपको डिलीवर हो गया है, तो फिर आप थर्ड पर्सन से भी एक्सेप्टेंस ले सकते हैं। तो कुछ केसेस में जहां पार्टीज मान जाए वहां थर्ड पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है। हम जो पहला टॉपिक पढ़े वो ये है कि कौन परफॉर्म करेगा। बहुत आसान कॉमन सेंस वाली बातें हैं, लेकिन एक दफा हम इसको ज़बानी देख लें और फिर इसके बाद इसकी इंग्लिश भी देख लें। तो कौन परफॉर्म करेगा? प्रोमिसर परफॉर्म करेगा, उसका एजेंट परफॉर्म करेगा, एग्री हो जाए तो थर्ड पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है। इन केस प्रोमिसर की डेथ हो जाए, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगेन, अगर एक बंदे ने दूसरे को ऑफर दी और एक्सेप्ट होने से पहले पहले वो मर गया, तो फिर तो ऑफर ही मर गई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। लेकिन जिस दम अगले बंदे ने एक्सेप्टेंस दे दी और ये बंदा जिंदा था, तो इसका मतलब है 2 जिंदा लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट बन चुका हुआ है। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, ये परफॉर्म करना है उन लोगों ने, लेकिन अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो उसके हिस्से की जिम्मेदारी उसके बच्चे अदा करेंगे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अदा करेंगे, जो भी उसके जायदाद के वारिस होंगे वो अदा करेंगे। तो खान ड्राई फ्रूट वालों ने अगर हमसे 8000 रुपया पकड़ लिया था और अब उन्होंने 25 तारीख को चिलगोजे देने थे और खान साहब की डेथ हो जाती है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अब उनके बच्चे, उनके वारिस, जो भी उस दुकान के वारिस होंगे, वो हमें पाबंद होंगे वो चिलगोजे सप्लाई करने के लिए। तो लॉ लाश से भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाता है। लॉ को किसी बंदे के मरने पे तरस नहीं आता, वो कहता है ठीक है मर गया, दूसरे का क्या कसूर है, वो तो पैसे देके बैठा हुआ है या उसने तो डील की हुई है। तो ऐसे में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल स्किल्स वाला ना हो। अब जाहिर एक बंदा मर गया जिसने पेंटिंग करनी थी, तो ऐसा नहीं है कि हम उसके बच्चों से कहें कि अब इसी तरह की पेंटिंग करके दिखाओ। तो अगर पर्सनल स्किल्स वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं जाएगा, अदरवाइज लीगल रिप्रेजेंटेटिव बीच में आ जाएंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। अब ऐसे में लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उनकी शरई तौर पे भी जिम्मेदारी है कि अपने वालिद के जो कर्जे हैं उन्होंने अदा करने हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फिर ऐसे में तड़प के पूछेंगे कि जी हमारा क्या कसूर है। आप इवन ये देखें कि जनाजों पे ये ऐलान करना बड़ा जरूरी होता है कि हाँ भाई इस मैयत ने किसी के पैसे तो नहीं देने, और अगर कोई कह दे कि हाँ भाई इसने मेरे इतने 1000 देने हैं, तो फिर उसी वक्त बच्चों से कहा जाता है कि इस बंदे के साथ बैठो, इसके साथ तय करो कि इसके पैसे कब कैसे किस तरह से दोगे। दफन करने से पहले भी पूरी कोशिश होती है कि उस बंदे के जिम्मे जो भी वाजिबुल अदा है उसकी अनाउंसमेंट हो और उसकी एक्नॉलेजमेंट उसके बच्चे करें, ताकि जो है ना उसको दफन किया जा सके। ये इतनी जरूरी चीज है। लेकिन फिर वही वाली बात है, बच्चों का क्या कसूर कि वालिद का कर्जा या वालिद का कॉन्ट्रैक्ट बच्चों को पूरा करना पड़ रहा है। तो वहां फिर हम कहते हैं कि फिर बच्चों में ऐसी क्या कमाल बात थी कि वालिद की जायदाद मिली। जब वालिद की जायदाद मिली उस वक्त तो उन्होंने नहीं पूछा कि वाई मी ये क्या बात हुई, मैंने तो ऐसा कोई कमाल नहीं किया। और जब वालिद का कर्जा मिला तो कहा भाई ये क्या बात है, ऐसे थोड़ी होता है। या फिर उस वक्त उसने औरों से कहा कि यार सारी चीजें मेरे तो नहीं ना जिम्मे, भाई असासे मुझे मिल गए, अब जिम्मेदारियां इसका भी कोई वो कर ले। तो ये
मजाक इस वक्त यहाँ पे नहीं हो सकेगा और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन लॉ जुल्म नहीं करना चाह रहा। लॉ कहता है जितना आपको एसेट्स मिले हैं जायदाद में, विरासत में, उससे ज्यादा की लायबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड होगा उस हद तक जितना उसको एसेट्स मिले हैं। तो एक बंदे के मरने के केस में अनलेस की कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है या अनलेस तय हुआ था कि यार हमें से कोई मर गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे, तो अगर खुद से तय हो गया तो वो होगा, और अगर कुछ नहीं तय किया हुआ लीगल रिप्रेजेंटेटिव पाबंद होगा वहां तक। देन फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है जॉइंट प्रोमिसर्स का। जॉइंट प्रोमिसर का कॉन्सेप्ट आता है तो उसके ऊपर थोड़ी सी हमारी जरा बातें और होंगी, तो एक दफा उससे पहले जरा बाकी चीजों को देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा? प्रोमिसर। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है या ये एग्री किया गया था कि प्रोमिसर ही करेगा, तो फिर कौन परफॉर्म करेगा? प्रोमिसर। प्रोमिसर का एजेंट भी कर सकता है। अगर इंटेंशन ऑफ पार्टी ये है कि प्रॉमिस या प्रोमिसर कर ले या एजेंट कर ले, कोई मसला नहीं है, तो वो भी कर सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रोमिसर की डेथ पे अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर, कॉन्ट्रेरी का मतलब है इसके अगेंस्ट कोई इंटेंशन, अनलेस कि आपने कुछ और तय किया हुआ था, अगर कुछ और नहीं तय किया हुआ था या कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं था, तो फिर ऑन डेथ ऑफ प्रोमिसर कौन परफॉर्म करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लायबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ एस्टेट ऑफ डिजीज। मरहूम की जायदाद तक की लायबिलिटी होगी, उससे ज्यादा लायबिलिटी नहीं होगी। थर्ड पार्टी विद कंसेंट ऑफ प्रोमिसी या कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म बाय अ थर्ड पार्टी। प्रोमिसी की रजामंदी से आप किसी थर्ड पर्सन को भी बीच में लेके आ सकते हैं। आफ्टर एक्सेप्टेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन ही कैन नॉट एनफोर्स इट अगेंस्ट प्रोमिसर। तो फिर वो उसको प्रोमिसर के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं करेगा। आखिरी चीज आ गई इसमें जॉइंट प्रोमिसर। जॉइंट प्रोमिसर में कॉन्सेप्ट होता है डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। अब जॉइंट प्रोमिसर का क्या मतलब है? दो तीन चार बंदों ने मिलके सामने किसी बंदे से प्रॉमिस किया हुआ है। अगर तो चार लोगों ने मिलके प्रॉमिस किया हुआ है किसी प्रोमिसी से, तो ये परफॉर्मेंस ये चारों लोगों को मिलके देनी होगी। तो फॉर एग्जांपल दो तीन दुकानदारों ने मिलके कहा था कि हम आपको इतने चिलगोजे सप्लाई करेंगे, तो अब वो तीनों दुकानदार मिलके चिलगोजे सप्लाई करेंगे। इंटरेस्टिंगली वो अपने में से किसी एक को एजेंट बना के नहीं भेज सकते। जॉइंट प्रोमिसर मस्ट जॉइंटली परफॉर्म, क्योंकि वो जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, याद रहेगा। तो जॉइंट प्रोमिसर जो है अनलेस कोई और इंटेंशन हो, खुद तय कर लिया तो जो मर्जी तय कर लें कि नहीं भाई तुम तीन में से फलाना बंदा परफॉर्म कर दे। लेकिन अगर कुछ नहीं तय किया हुआ तो कॉमन रूल क्या है? इन केस ऑफ सेवरल प्रोमिसर फॉलोइंग पर्सन मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस ऑल द प्रोमिसर्स जॉइंटली इफ ऑल आर अलाइव। अगर सारे जिंदा हैं तो सबके सब मिलके परफॉर्म करेंगे। फर्ज करें उनमें से कुछ जिंदा है, कुछ जिंदा नहीं है, तो जो जिंदा है वो और जो मर गए उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके परफॉर्म करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज प्रोमिसर जॉइंटली विद सर्वाइविंग प्रोमिसर इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स। ये बात समझ आई? और अगर सबकी ही डेथ हो गई है तो सबके रिप्रेजेंटेटिव मिलके परफॉर्म करेंगे। तो यहां पे ये जो है ना बेसिकली जॉइंट प्रोमिस से रिलेटेड ये सारी बात हम लोगों ने समझने की कोशिश की। कोई कंफ्यूजन ऊपर के 4 पॉइंट्स में? जॉइंट प्रोमिसर्स पे तो अभी हमने और गुफ्तगू भी करनी है। जी सर, एजेंट और थर्ड पार्टी में तो इतना कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि उसमें थर्ड पार्टी में उसकी जिससे प्रॉमिस किया है जी यहाँ थर्ड पार्टी और एजेंट में ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में एजेंट एक कॉमन फिनोमेना है कि नॉर्मली वो वाले कॉन्ट्रैक्ट जो बंदा खुद भी कर सकता है या उसका एजेंट भी कर सकता है, तो अगर वो तय हुए बगैर एजेंट भी कर ले तो चूंकि उस तरह की नेचर में ये पॉसिबल है, यानी ज्यादातर लोग एक्सेप्ट कर लेंगे इसे। लेकिन थर्ड पर्सन के लिए आपको एक्सप्रेस परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी अगर फॉर एग्जांपल खान साहब ने हमें कहा है कि वो हमें 1 किलो चिलगोजा देंगे और उस दिन उनका छोटा भाई आके चिलगोजा दे दे हमें, तो हम इसमें माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉमन बात है कि एक बंदा खुद नहीं परफॉर्म करेगा, वो अपने एजेंट को भेज देगा। तो जहां तो इस तरह से कॉमनली अंडरस्टूड है, तो एजेंट भेजते हुए उनको हमसे रजामंदी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन थर्ड पार्टी तो कहीं भी नहीं थी सीन में, तो अगर थर्ड पार्टी से उन्होंने परफॉर्मेंस दिलवानी है तो फिर हमसे रजामंदी लेनी जरूरी होगी कि देखो मैं अपने हिस्से की परफॉर्मेंस थर्ड पार्टी से कहूंगा और फिर थर्ड पार्टी उसको परफॉर्म करेगी। जी क्या ये बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन इन 4 को लेके? ऊपर वाले 4 एक प्रोमिसर होगा उनके लिए जी, ये ऊपर वाले 4 जो कॉमन रूल है ये सिंगल प्रोमिसर के लिए हैं। जब ज्यादा प्रोमिसर हैं तो फिर ये नीचे वाले रूल आ जाते हैं। अब ज्यादा प्रोमिसर्स में क्या होगा? जॉइंट प्रोमिसर्स। जॉइंट प्रोमिसर्स का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि ए
बी, सी, डी ने मिल के मिस्टर वाई से कोई बात की। फॉर एग्जाम्पल ये सब चिलगोजे के सप्लायर हैं, इन सब ने मिलके कहा कि हम आपको 5 केजी चिलगोजा, चिलगोजे की इंग्लिश सर्च की थी फिर आपने से किसी ने जी? पाइन सीड, लो जी, पाइन नट्स कह लें या पाइन सीड्स कह लें, चिलगोजा ज्यादा मजेदार था वैसे, देसी फील तो थी ना। पता नहीं SH भी होता होगा, ठीक है जी, चिलगोजा जी, वाह, इनने का एंड पे एंड डाल दें तो चिलगोजन बन जाएगी, ठीक है जी। तो इन्होंने सोचा चिलगोजा शायद एक वो है, कौमियत है, शायद ये एक मुल्क है और इसमें रहने वाले चिलगोजन है। इससे ज्यादा पॉजिटिव मैं नहीं सोच सकता था। ABCD ने 5 केजी चिलगोजा सप्लाई करना है वाई को, और वाई ने पैसे देने हैं इनको, कितने देने हैं जल्दी से बताएं? 40,000। भाईजान 5 किलो ले रहे हैं, कोई तो डिस्काउंट ले। चले 40,000, 40,000 इसने उन्हें देने और 5 केजी इन्होंने चिलगोजे देने हैं। मेरा एक सवाल है, ABCD में से कौन करेगा परफॉर्म? ये सारे करेंगे, ये सब के सब मिलके परफॉर्म करेंगे। लेकिन अब इस बंदे की तरफ आके देखते हैं, इस बंदे की नजर में ये सब एक दूसरे के एजेंट है। ये चाहे तो इनमें से किसी एक बंदे को भी कह दे कि मुझे तुम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके दे दो, वो कह सकता है। लेकिन उसके कहे बगैर अगर इन्होंने खुद से परफॉर्म करना है तो सबने मिलकर परफॉर्म करना है। तो जब जॉइंट प्रोमिसर्स दुनिया के सामने आते हैं तो जॉइंट प्रोमिसर्स की लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है। वो सब के सब भी लायबल है, उनमें से कोई एक भी लायबल है। अगर ये चारों में से किसी एक को पॉइंट कर लिया उन्होंने आपस में कि ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर इन्होंने आपस में तय कर लिया कि हम में से सी अपॉइंट हो गया और सी हमारे बिहाफ पे परफॉर्म करेगा तो गलत है, तो गलत है। उसकी इजाजत है तो ठीक है। जॉइंट प्रोमिसर का कॉमन रूल क्या है? अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, अनलेस के कुछ और तय हो पार्टीज का, और पार्टीज वो अकेले नहीं है, आपस में खुद ही तय नहीं करना, ये चारों मिलके एक पार्टी है। अगर सामने वाले से तय हो गया कि यार हमारी तरफ से सी आ जाए, कोई मसला तो नहीं, तो फिर कोई मसला नहीं। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, इन सब ने मिलके परफॉर्म करना है। हाँ, थर्ड पर्सन जो है, अब उसके लिए ये लोग जॉइंट एंड सेवरल है। थर्ड पर्सन सबसे पहले देखेगा कि जी मैं इनमें से इन सबको भी परफॉर्म करने का कह सकता हूं और इनमें से किसी एक को भी परफॉर्म करने का कह सकता हूं। तो वो उसमें से बी से उसने कहा कि भाई मुझे 5 किलो चिलगोजा दे दो। 4 किलो कर लेते हैं, इससे गिनती आसान हो जाएगी थोड़ी सी। 12 किलो कर लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगी। पैसे भी बढ़ाने पड़ेंगे। अब जल्दी से बताएं पैसे कितने होंगे? 96। अब 12 किलो चिलगोजा देना है ABCD ने, और उसने पैसे कितने देने? 96,000। इन्होंने जो परफॉर्म करना है, चारों ने मिलके परफॉर्म करना है, और उसने जो पैसे देने हैं किसी एक को भी दे दे, कोई मसला नहीं, वो आजाद है। ये आजाद नहीं है, ये जॉइंट प्रोमिसर्स है। तो जॉइंट प्रोमिसर्स ने कॉन्ट्रैक्ट मिलके परफॉर्म करना है, और इनकी लायबिलिटी क्या है? जॉइंट एंड सेवरल। वो आया और बी से 12 किलो चिलगोजा लेके चला गया, और बाकी 3 लोग A, C और D ने मजाक उड़ाया बी का कि हो तुमसे सारे लेके चला गया चिलगोजे, बस ठीक है अब भुगतो। कैसा होगा? नहीं। अब ऐसे में बी 12 किलो चिलगोजा देने के बाद इन तीनों से कहेगा अपने अपने हिस्से के चिलगोजे मुझे दो, जो तुमने उसे देने थे मैंने तुम सब लोगों के बिहाफ पे सप्लाई कर दिया है। तो 3 किलो 3 किलो 3 किलो उनसे वो अपने पास रख लेगा, ताकि उसके हिस्से की जिम्मेदारी 3 किलो बने, ना कि 12 किलो। तो आफ्टर पेइंग, आफ्टर डूइंग परफॉर्मेंस, वो बाकियों से उनकी कंट्रीब्यूशन मांग सकता है। अगर पैसे दे दिए हैं तो पैसे मांग सकता है, अगर कोई गुड्स वगैरह दे दिए हैं तो वो गुड्स वगैरह इस तरह से मांग सकता है। फर्ज करें बी जब कंट्रीब्यूशन A, C और D से ले रहा था, ऐसे में D भाग गया, D फ्रॉड कर गया। तो A ने 3 किलो चिलगोजे दे दिए, C ने 3 किलो चिलगोजे दे दिए, और B बेचारे को 6 किलो चिलगोजे पड़ गए। ऐसा नहीं होगा, लॉस हुआ है तो वो भी इक्वल डिवाइड होगा। तो फिर क्या होगा? D साइड पे हो गया, अब इन तीनों के जिम्मे 4-4 किलो चिलगोजा आ जाएगा।
वाई ने कहा मिस्टर ए, मैं आपसे चिलगोजे नहीं लूंगा, मैं आपके बाकी 3 दोस्तों से मांग सकता हूं, मैं आपसे नहीं मांगूंगा, आपको मैंने आजाद किया जिम्मेदारी से। तो जब ए को उसने आजाद कर दिया तो उससे बी, सी और डी आजाद नहीं हुए, इन्होंने अभी भी परफॉर्म करना है। और इंटरेस्टिंगली ए बाकियों की नजर में भी आजाद नहीं हुआ, उनके लिए तो लायबल है। तो इसका मतलब अगर वो ए से चिलगोजे नहीं मांग रहा है, इनमें से किसी से चिलगोजे मांग रहा है, तो भी ए की वो जिम्मेदारी अपनी जगह है कि उसने बाकियों को चिलगोजे सप्लाई करने हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? और अगर जिस तरह से ये जॉइंट प्रोमिसेस हैं, दूसरी तरफ भी जॉइंट प्रोमिसेस हो, ऐसा भी हो सकता है। अब फर्ज करें इसने, ये वाई था, इसने आके कहा था कि मुझे बी से परफॉर्मेंस चाहिए। अगर यहां वाई के साथ डब्ल्यू होता और के होता, वाई, डब्ल्यू और के ये प्रोमिसेस है और ए बी सी डी प्रोमिसर है। इन्होंने जब परफॉर्म करना है इकट्ठे परफॉर्म करना है। और प्रोमिसी ने जब इनसे परफॉर्मेंस का कहना है, इनमें से किसी एक को भी कह सकता है। लेकिन जब प्रोमिसी कहने आएगा तो वो भी जॉइंट है, अब सारों को मिलके कहना पड़ेगा कि परफॉर्म करो, और किसी एक को भी कह सकते हैं। इन चारों ने मिलके चिलगोजे सप्लाई करने हैं, मिलके सप्लाई करने हैं, उनमें से किसी एक को भी सप्लाई कर सकते हैं। तो एक कॉमन रूल जो कि मैं अक्सर समझाने की कोशिश करता हूं, सब्जेक्ट को नहीं तोड़ा जा सकता, ऑब्जेक्ट को तोड़ा जा सकता है। जो काम करने वाला है वो मिलके करेगा, और जो किसी दूसरे पे काम कर रहा है या दूसरे से काम करवा रहा है वो सामने वाले बंदे को तोड़ सकता है। यहां 2 प्रॉमिस हैं, चिलगोजा देने वाला प्रॉमिस और पैसे देने वाला प्रॉमिस। चिलगोजा देने वाले प्रॉमिस में 2 तरह के लोग हैं, इसने परफॉर्म करना है, उसने डिमांड करना है। जब ये परफॉर्म करेंगे इकट्ठे करेंगे, ये सब्जेक्ट हो गए। और ये परफॉर्म जिनके लिए करेंगे उनमें से किसी एक को भी जाके देते हैं चिलगोजे। वो भाग गया जी, जिस एक को मिले वो भाग गया। अब अगेन जिस एक को मिले वो भाग गया, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, जॉइंट एंड सेवरल लायबल है। तो ये जब परफॉर्म करेंगे, चिलगोजे सप्लाई करेंगे, मिलके सप्लाई करेंगे। और किसको सप्लाई करेंगे? सबको भी कर सकते हैं, किसी एक को भी कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट है, चिलगोजे सप्लाई कर रहा है, उनको सप्लाई हो रही है, वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तोड़ सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं तोड़ सकते। अच्छा, कहानी बदलते हैं। इन्होंने डिमांड करना था कि भाई चिलगोजे भेजो। जब ये डिमांड करेंगे तो सारे मिलकर डिमांड करेंगे। किससे डिमांड करेंगे? किसी एक से भी डिमांड कर सकते हैं। अब इन्होंने पैसे देने हैं, कौन पैसे देगा? सारे मिलके पैसे देंगे। किसको पैसे दें? किसी एक को भी दे सकते हैं। इन्होंने पैसे डिमांड करने हैं, कौन डिमांड करेगा? सारे डिमांड करेंगे। किससे डिमांड करेंगे? किसी एक से भी डिमांड कर सकते हैं। तो ये याद रखना है, सब्जेक्ट को नहीं तोड़ा जा सकता, ऑब्जेक्ट को तोड़ सकते हैं। इस चैप्टर के आधे से ज्यादा सवाल इसी प्रिंसिपल पे है। होता यह है कि 3-4 बंदों ने 3-4 बंदों के साथ कोई डील की हुई होती है, और उनमें से कोई एक बंदे की परफॉर्मेंस हो जाती है, और उस पर लॉ हमसे पूछता है बताओ सही हुआ या गलत हुआ। तो हमने देखना यह है कि वो जो काम है वो करने वाले ने टूट के किया या जिन पे होना था उनको तोड़ा है। तो फॉर एग्जांपल वो कहें 4 लोगों ने एक बंदे के पैसे देने थे, एक ने जाके पैसे दे दिया, आप कहेंगे गलत किया। 4 ने पैसे देने थे तो चारों मिलके दें। अगर वो 4 ने एक बंदे के पैसे देने थे, उस एक ने एक से मांग लिए, सही किया। सब्जेक्ट हमेशा इकट्ठे होगा और ऑब्जेक्ट को तोड़ा जा सकता है। सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है। तो प्रॉमिस परफॉर्म करने वाला, डिमांड करने वाला, कैश देने वाला, गुड्स देने वाला, ये काम जो भी करेगा वो इकट्ठे करेगा, और जिसके अगेंस्ट करेगा वो किसी एक के अगेंस्ट भी कर सकता है। तो बात समझ आ रही है? जॉइंट प्रोमिसर के बारे में किताब के रूल्स देखते हैं। जॉइंट प्रोमिसर जॉइंट एंड सेवरली लायबल होते हैं। प्रोमिसी में कंपेल एनी वन और मोर ऑफ सच जॉइंट। प्रोमिसी चाहे तो इनमें से किसी एक या सबको कंपेल कर सकता है कि जी तुम परफॉर्म करो। राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन, ईच ऑफ 2 और मोर जॉइंट प्रोमिसर। जब भी कोई जॉइंट प्रोमिसर है, 2 या 2 से ज्यादा, वो कंपेल कर सकते हैं एनी अदर जॉइंट प्रोमिसर को कि वो कंट्रीब्यूट करे इक्वली। जब उसने कंट्रीब्यूशन दे दी, जब उसने पैसे दे दिए, चिलगोजे दे दिए, तो वो पर बाकी अपने दोस्तों से कंट्रीब्यूशन मांग सकता है। शेयरिंग ऑफ लॉस इन कंट्रीब्यूशन, अगर कोई एक आध बंदा भाग जाए, लॉस हो जाए, तो फिर बाकी सारे लोग मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि अगर वो किसी को रिलीज कर देता है, आजाद कर देता है, एक जॉइंट प्रोमिसर को प्रोमिसी ने आजाद कर दिया कि जाओ मैं तुमसे नहीं पैसे मांगूंगा,
तो इट डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर बाकी खुद ब खुद आजाद नहीं होंगे, और ना ही वो जॉइंट प्रोमिसर जिस ए को आपने आजाद किया था वो बाकियों की नजर में भी आजाद नहीं होगा। याद है हमारी एग्जांपल, हमने कहा था कि ए बी सी डी में से ए को उसने आजाद कर दिया, अगर ए आजाद हो गया तो बाकी खुद ब खुद आजाद नहीं हुए, और ना ही ए बाकियों की नजर में आजाद हुआ है। तो ये वाला पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। एंड देन जॉइंट राइट डेवोल्यूशन प्रोमिजी, अगर एक पर्सन ने प्रॉमिस की है जॉइंट प्रोमिजी से, तो वही वाला जो रूल हमने पीछे पढ़ा था जिसको हम कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट, मिलके परफॉर्म करेंगे। तो अगर प्रोमिजीज एक से ज्यादा हैं तो वहां पे भी वही वाली सारी बातें प्रोमिजीज पे भी एप्लीकेबल होंगी। वो प्रोमिजीज मिलके डिमांड करेंगे, उनमें से कुछ जिंदा हैं कुछ मर गए तो जिंदा और मरे हुए के रिप्रेजेंटेटिव मिलके परफॉर्म करेंगे, सारे मर गए तो सारे रिप्रेजेंटेटिव मिलके आपसे डिमांड करेंगे। तो क्या प्रोमिसर प्रॉमिस और ये सारी बात समझ आ रही है? पक्की बात है? एक चीज नहीं समझ आ रही। जी जी, प्रोमिस ज्यादा हो जाएंगे तो उसके अंदर जो आपने बताया, जब प्रोमिस ज्यादा हो जाएंगे, एग्जाम्पल फिर से बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये इस चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, किरदार बदल देते हैं। आसिफ, अमजद और शगुफ्ता, अब पता नहीं शगुफ्ता लिखते कैसे होंगे, शगुफ्ता ने, ऐसी है ना शगुफ्ता, शगुफ्ता, इसने प्रॉमिस किया है जमील, नबील, वकील, अकील और शाइस्ता से। जेंडर डाइवर्सिटी दोनों तरफ, इन्हें नादिया लिख लें, चलें। अगर नादिया लिखने से आपको सुकून मिलता है तो अच्छा जी, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने पैसे देने और उन्होंने चिलगोजे, हमारी एग्जांपल तो सब वही चल रही है ना। इन्होंने कैश देना है और उन्होंने चिलगोजे, चिलगोजा। दो प्रॉमिस, दो प्रॉमिसर, दो प्रॉमिजी, दो परफॉर्मेंस, दो डिमांड, इतने सारे केसेस। पहला प्रॉमिस पकड़ते हैं। प्रॉमिस है जो आसिफ, अमजद और शगुफ्ता ने किया है कि हम पैसे देंगे चिलगोजों के, अगर तुम हमें चिलगोजे दे दो तो हम तुम्हें पैसे देंगे। अब मैं इस प्रॉमिस पे खड़ा हूं। असल में प्रॉब्लम ये है कि प्रॉमिस और प्रॉमिस ही रिप्लेस हो जाते हैं। जब आप प्रॉमिस सोचते सोचते दूसरे के प्रॉमिस में उतर जाते हैं। इस वक्त पहले प्रॉमिस को डिफाइन करते हैं। प्रॉमिस क्या है? इन्होंने पैसे देने का वादा किया, अगर इनको चिलगोजे मिल गए तो इन्होंने पैसे देने का। अब पैसे देने के प्रॉमिस में प्रॉमिसर कौन है? मिल के परफॉर्म करेंगे। और पैसे देने किनको है? जमील, नबील, वकील, अकील, नादिया, उनमें से किसी एक को भी दे दें चल जाएगा। क्लियर? इसी प्रॉमिस में, पैसे देने के प्रॉमिस में, वो प्रॉमिजीज है। प्रॉमिजीज ने चिलगोजे सप्लाई कर दिए थे, अब प्रॉमिजी पैसे मांग रहे हैं। ये पैसे मांग रहे हैं, सब्जेक्ट ये पैसे मांग रहे हैं। जब ये पैसे मांग रहे हैं तो ये सब के सब मिल के पैसे मांगेंगे, मिल के पैसे मांगेंगे सब्जेक्ट। अब ये पैसे मांग रहे हैं ना, किससे मांगेंगे? किसी एक से भी मांग सकते हैं पैसे, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसे देने के प्रॉमिस में परफॉर्म करना जॉइंट प्रोमिसर ने है, और जिनके अगेंस्ट परफॉर्म करना उन्हें तोड़ा जा सकता है। डिमांड जिसने करना है वो इकट्ठे होंगे, और जिनसे डिमांड करें वो अलग अलग हो सकते हैं। तोड़ा भी जा सकता है, कंबाइंड परफॉर्मेंस भी मांगी जा सकती है। हर कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रोमिसर ने या परफॉर्म करना होता है या प्रोमिसी ने डिमांड करना होता है कि मुझे परफॉर्मेंस दो। अब प्रॉमिस बदलते हैं। चिलगोजे देने वाला प्रॉमिस, इन्होंने चिलगोजे देने हैं, इनको चिलगोजे देने हैं। तो चिलगोजे देने के प्रॉमिस में प्रोमिसर वो है और प्रोमिसी ये मिल के परफॉर्म करेंगे। ये मिल के चिलगोजे सप्लाई करेंगे। किसको सप्लाई करें? किसी एक को भी कर सकते हैं, सबको भी कर सकते हैं। अच्छा, फर्ज करें इन्होंने पैसे दे दिए थे, अब इन्होंने डिमांड करनी थी परफॉर्मेंस। हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस? ये परफॉर्मेंस डिमांड कर रहे हैं, अब एक्शन ये कर रहे हैं, तो ये मिलके परफॉर्मेंस डिमांड करेंगे। और किससे डिमांड करें? किसी एक से भी किया जा सकता है।
लेट्स सपोज अगर उनमें से कोई मर जाता है जी, अब अगेन उसका बेटा अगर किसी में अगर कुछ लोग मर गए हैं तो हम देखेंगे कि इस वक्त इकट्ठे परफॉर्मेंस की बात हो रही है या फरादा फरादा बात हो रही है। अगर तो इकट्ठे बात हो रही है तो फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी उस गिनती में आ जाएगा, यानी कि इन सब ने पैसे देने हैं और एक मर गया तो जो दो जिंदा हैं वो मरे हुए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलकर पैसे देंगे। किन को देने हैं? उन्हें, उनमें से कोई मर जाए खैर है, कोई बात नहीं, किसी को नहीं। किसी और को दे दे। तो इसका मतलब है कि डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट होता है सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में नहीं होता। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बात समझ आ रही है? मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूं कि हमारे ज्यादातर सवाल इसी प्रिंसिपल से सॉल्व हो जाते हैं। जी सर यहाँ पे ये पहला ने किया था जो ना कैश है ना, जी जी ये अपने ही किरदार में सब्जेक्ट भी बनेंगे ऑब्जेक्ट भी बनेंगे। जी, जिन्होंने पैसे देने हैं क्या ये सब्जेक्ट भी हैं और ऑब्जेक्ट भी हैं? अपने प्रॉमिस में ये सब्जेक्ट हैं परफॉर्मेंस के वक्त, यस सर। और जब पूछा जाए डिमांड तो डिमांड करता है प्रोमिजी। तो इसलिए ये दो बातें हैं, परफॉर्म करना है और डिमांड करनी है। प्रोमिजर परफॉर्म करता है, प्रोमिजी डिमांड करता है। तो प्रोमिजर जब परफॉर्म करेगा तो कंबाइन करेगा, प्रोमिजी जब डिमांड करेगा तो कंबाइन करेगा, डिमांड करेगा तो कंबाइन करेगा। प्रोमिजर जिनको परफॉर्म करेगा वो अलग अलग हो सकते हैं, प्रोमिजी जिससे डिमांड करेंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन एक्शन करने वाला, मैं इसलिए वर्ड सब्जेक्ट बोल रहा हूं ये सोचते हुए कि आपको सब्जेक्ट की समझ है। सब्जेक्ट कहते हैं एक्शन करने वाले को, ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पे एक्शन हो रहा है। गोल्डन रूल, सब्जेक्ट को नहीं तोड़ा जा सकता, ऑब्जेक्ट को तोड़ सकते हैं। आप सब्जेक्ट जो भी कर रहा हो, आपने सिर्फ सोचना ये है कि एक्शन कौन कर रहा है और किन पे कर रहा है। जो एक्शन कर रहा है खबरदार वो अलग नहीं होना चाहिए, और जिन पे एक्शन हो रहा है वो अलग हो सकते हैं। तो पेपर में जैसे ही नजर आए कि 3-4 बंदे थे, उनमें से एक बंदे ने काम कर दिया, आप कहेंगे गलत किया। वो कहें 3-4 बंदे थे, उनमें से किसी एक के अगेंस्ट हमने काम कर दिया, आप कहेंगे सही है। सिर्फ इस प्रिंसिपल पे एक दफा पास पेपर्स को इस नए नजरिए से आप पढ़ेंगे, आपके मेजॉरिटी मसले हल हो जाएंगे। डन। वापस इधर आते हैं, जॉइंट प्रोमिजर्स पे हमने टाइम ज्यादा लगाया चूंकि अच्छी तरह से हमें थीम समझ आ जाए कि क्या है और किस तरह से। फिर इसमें हमारे पास एक डिस्कशन होती है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, यही तो है। एक बंदे ने चलगोजे देने का वादा किया तो दूसरे ने पैसे देने का वादा किया है, तो प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नॉर्मली रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। वो प्रॉमिस जो एक दूसरे की कंसिडरेशन बन जाते हैं कि उसने पैसे देने हैं, उसने चलगोजे देने हैं। द प्रोमिसेस व्हिच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, वो क्या कहलाते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस में हमारी पार्टीज के साथ हम बेड़ागर्क कर चुके हैं, हम इतने सारे बंदे ले आ चुके हुए हैं। हालांकि हमारी कुछ ओरिजिनल पार्टीज होती थी, वो कौन सी होती थी? ए और बी। तो जरा पुरानी पार्टीज पे आते हैं ताकि ये मिक्स ना हो जाए हमारे जॉइंट प्रोमिसेस के रूल्स के साथ। एक ए था और एक बी था। बी वो खान साहब थे ड्राई फ्रूट सेंटर वाले, उन्होंने 1 किलो चिरगोजा देना था और इसने 8,000 देने थे। रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, एक ने पैसा देने का वादा किया है और एक ने चिलगोजा देने का वादा किया है। अब अगला मसला, कौन कब परफॉर्म करे? इनके दरमियान ये तय हुआ है। हो सकता है ये साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो। साइमल्टेनियस का मतलब ये है कि दोनों ने मिलकर परफॉर्म करना है। इस हाथ से 1 किलो चिलगोजा दें और उस हाथ से पैसे ले लें, इस हाथ दे उस हाथ ले, सामने आमने सामने बिल्कुल पैरेलल, उसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कैसे परफॉर्म हो सकते हैं? साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस भी हो सकती है। लेकिन मिस्टर ए ने तब तक पैसे नहीं देने जब तक उनको चिलगोजे वाला पैकेट नजर ना आ जाए, या खान साहब चिलगोजा पकड़ाते हुए नजर ना आ रहे हो, और खान साहब ने चिलगोजे तब तक नहीं देने जब तक यकीन ना हो जाए कि अगला बंदा मुझे पैसे दे रहा है। समझ रहे? जो साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस है उसमें आपने तब तक परफॉर्म नहीं करना जब तक सामने वाला बंदा रेडी और विलिंग नहीं है, क्योंकि साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने आज पैसे दे दिए और 3 दिन बाद उसने सप्लाई कर दी। साइमल्टेनियस का मतलब है सामने सामने पैसे भी होने और उसी वक्त चिलगोजा भी। तो साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस में आप तब तक परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक सामने वाला बंदा रेडी और विलिंग ना नजर आए। ये बात समझ आ रही है? अगर डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट का मतलब ये है कि किसी एक ने पहले करना हो और किसी दूसरे ने बाद में करना हो। तो क्या रूल है? रूल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे कि उसमें क्या तय हुआ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ है कि पहले ये पैसे देने वाला पैसे देगा और 2 दिन बाद वो सप्लाई करेंगे, तो पहले ये पैसे देगा
फिर वो सामान सप्लाई करेंगे अगर तय हुआ हुआ है। और अगर तय नहीं हुआ हुआ तो हम देखेंगे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में नॉर्मली क्या होता है। तो आप अगर मूवी देखने जाते हैं सिनेमा, तो पहले आप मूवी देख लेते हैं बाद में पैसे दे देते हैं? नहीं, आप पहले पैसे देते हैं बाद में मूवी देखते हैं। अच्छा, आप जब खाना खाने जाते हैं तो पहले पैसे दे देते हैं बाद में खाना खाते हैं? नहीं, पहले खाना खाते हैं बाद में पैसे देते हैं। आप अगर एक फास्ट फूड के रेस्टोरेंट पे जाते हैं और काउंटर पे आप ऑर्डर की बात होती है, पहले पैसे देते हैं। इसका मतलब है कि खाने पीने के अंदर भी किसी जगह पहले पैसे देने वाला पैसे दे रहा है बाद में खाना सर्व हो रहा है, और किसी जगह पहले खाना सर्व हो रहा है बाद में पैसे। तो जहां ऑर्डर तय हुआ वो उसको फॉलो करेंगे, और जहां नहीं तय हुआ तो जो कॉमनली उस फील्ड की प्रैक्टिस चलती है हम उसको फॉलो करेंगे। ये बात समझ आई? अब फर्ज करें तय ये हुआ है कि पहले ये अपने हिस्से का काम करेंगे फिर ये अपने हिस्से का काम करें, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म होना चाहिए? पहले ए परफॉर्म करे बाद में बी। अब ए ने पैसे दिए ही नहीं कभी और बी से कहा चल गोजे सप्लाई करो, तो ए गलत कर रहा है। ए का ये राइट कब डेवलप होगा? जब वो पैसे दे देगा। अब ये पैसे दे दे और अगला बंदा परफॉर्म ना करे तो हम कहेंगे ब्रीच हुई है। लेकिन फर्ज करें खान साहब ने चिलगोजे सप्लाई किए ही नहीं, तो खान साहब ने कोई ब्रीच नहीं की, चूंकि तय ये हुआ था कि पहले पैसे दिए जाएंगे। तो अगर पैसा देने वाला पैसा देने से इनकार कर दे तो सामने वाला बंदा आजाद हो गया। अब उसने चिलगोजे भी सप्लाई नहीं करने और अदालत में पहुंच जाना और कहना है मुझे नुकसान की कंपनसेशन दिलवाई जाए, चिलगोजे अब सस्ते हो गए, मैंने 8,000 का तय किया था इससे। तो अगर पहले परफॉर्म करने वाला अपने हिस्से की परफॉर्मेंस ना दे तो दूसरे वाले बंदे पे परफॉर्मेंस देने से वो आजाद हो जाता है। नंबर 2, अपना लीगल राइट भी नहीं खोता, वो अदालत जाके वो लीगल राइट भी रिकवर कर सकता है। ये बात समझ आई? देन पैसे देने वाला पैसे देने की कोशिश कर रहा है। आप गए खान साहब की दुकान पे, आपने कहा 1 किलो चिलगोजा लेना था, ये पैसे पकड़े हैं। उन्होंने कहा नहीं वो इस वक्त जो है वो हमारे पास लॉकर में मसला है, ये है वो है, नहीं हम आपसे अभी पैसे नहीं ले सकते। एक बंदा परफॉर्म करना चाह रहा है और दूसरा बंदा उसे परफॉर्म नहीं करने दे रहा, तो जो परफॉर्म करने वाला था वो आजाद हो गया। अब उसे परफॉर्म करने की जरूरत भी नहीं है और वो सामने वाले बंदे को अदालत में ले जाके उससे अपना नुकसान भी पूरा करवा सकता है। तो जिसने पहले परफॉर्म करना है वो परफॉर्म ना करे तो दूसरा बंदा आजाद हो जाएगा। जो परफॉर्म करना चाह रहा है दूसरा उसे नहीं करने दे रहा तो पहला बंदा आजाद हो जाएगा, दूसरा बंदा कंपनसेशन मांग सकता है। ये 4 रूल हैं जो हमने थोड़ा जल्दी जल्दी से देख लिए हैं। इसको एक दफा इंग्लिश देखते हैं। साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, अगर कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस हैं जो साइमल्टेनियसली परफॉर्म होने हैं तो प्रोमिसर नीड नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस अनलेस प्रॉमिस इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। ये बात समझ आती है? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, वेयर ऑर्डर मतलब तरतीब, जहां तरतीब इन विच रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट, दे मस्ट बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर। और अगर नॉट फिक्स्ड दे मस्ट बी परफॉर्म इन द ऑर्डर टू विच नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर। जो उस तरह की ट्रांजैक्शन में जिस तरह से होता है फिर हम उसको फॉलो करेंगे। फिर 2 वाली बातें, प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस, जब एक पार्टी दूसरे को प्रिवेंट कर दे परफॉर्म करने से तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा उस पार्टी की ऑप्शन पे जिसको मना कर दिया गया, और अब वो एंटाइटल्ड है कि वो कंपनसेशन ले सकता है अदर पार्टी से। इसकी टिपिकल एग्जांपल होती है कि आपने एक पेंट वाले को कहा कि 25 तारीख को तुमने आके हमारा घर पेंट करना है। 25 तारीख को वो पेंट का सारा सामान और सारी चीजें और अपने तमाम लोगों के साथ आपके पास पहुंच गया, लेकिन आपने उसको फैसिलिटेट नहीं किया। ठीक है, दरवाजा नहीं खोला, उसको इनकार कर दिया, उसे कह दिया नहीं बाद में आना। अब वो अपने हिस्से की परफॉर्मेंस से आजाद हो जाएगा, अब पेंट भी नहीं करेगा और जाके कंपनसेशन भी मांग लेगा अदालत से। कंपनसेशन किस चीज की मांगेगा? उसका एक दिन जाया हुआ है। अब अगेन हम डैमेज को मेजर करेंगे कि असल नुकसान क्या हुआ है। वो उस दिन कहीं और जाता तो वहां उसको वो पैसे मिलते। वो पेंट का सामान जो इसके लिए खरीद चुका है जब वो वापस करने गया तो वो उस रेट पे नहीं बिका। तो ऑर्डिनरी डैमेज आएंगे। ऑर्डिनरी डैमेज वही है जो सामने सामने नजर आ रहे हैं, जो उसका नुकसान हो गया उसके इनकार की वजह से। ठीक है, और इसी तरह से अगर मतलब वही वाली बात है कि आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं और सामने वाला आपको रोक दे तो आप आजाद हो जाएंगे। लेकिन जिसने परफॉर्म करना है वो परफॉर्म ही ना कर रहा हो, इसने पेंट करना था पेंट करने पहुंचा ही नहीं, तो अब सामने वाला आजाद है। अब वो बिल्कुल पाबंद नहीं है कि पैसे दे, बल्कि उल्टा वो इससे कंपनसेशन मांग सकता है कि तुम्हारे डिले की वजह से मुझे ये नुकसान हो गया। तो ये चीज समझनी होगी कि फर्स्ट और सेकंड कौन है। जो सेकंड वाला है वो चिल है, वो सुकून से बैठा हुआ है। अगर फर्स्ट वाले ने सिरे से इनकार कर दिया तो उसने कुछ नहीं करना।
सर्विसेज और अगर फर्स्ट वाला करना चाहे और सेकंड रोक दे उसे, तो फर्स्ट वाला इजी हो गया क्योंकि वो तो करना चाह रहा था, सेकंड वाले ने उसे रोक दिया। तो ये दो रूल हैं, जो परफॉर्म करने वाला है पहले वो कर दे और दूसरा वाला उसे परफॉर्म ना करने दे, तो दूसरे वाले को वो हम कहेंगे कि वो गलत है, और पहले वाला जो करना चाहता था वो अगर किया ही नहीं उसने, तो फिर पहले वाला कसूर में है। तो ये दो अलग अलग रूल हैं। ये इसमें क्या हो रहा है, पहला करना चाह रहा है और दूसरा उसे, when one party prevent the other from performing his promise, contract become voidable at the option of party so prevented and he is entitled to compensation from other party for any loss जो उसको हुआ है इस नॉन परफॉर्मेंस की वजह से। और जो दूसरा रूल है उसमें क्या है, where the party who is liable to perform first fails to perform it, then such party cannot claim the performance from the other party। अगर उसने अपने से का काम नहीं किया तो सामने वाले से आप परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते और कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी सामने वाले बंदे को जो आपकी वजह से उसको नुकसान हुआ है। इसका क्या एग्जांपल? ये अभी थोड़ी देर पहले इतनी सारी एग्जांपल, मैं तो दो केसेस साथ साथ लेके चल रहा था। डिपेंडेंट वाला जो अभी डिपेंडेंट वाले में यही ए और बी हमने क्या कहा है, वेयर द पार्टी हु इज लायबल टू परफॉर्म फर्स्ट। यहां किसने पहले परफॉर्म करना था, ए ने पहले परफॉर्म करना था। आगे पढ़ते हैं, फेल्स टू परफॉर्म इट, पैसे नहीं देता है, देन सच पार्टी कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस फ्रॉम। ए पैसे ना दे और खान साहब से कहे चिलगोजे नहीं भेजे आपने, तो चपेड़े कराएंगे वो कि यार तय यही हुआ था कि तुम पहले पैसे दोगे तो उसके बाद मैं परफॉर्म करूंगा ना। तो जिसने पहले परफॉर्म करना था उसने परफॉर्म नहीं किया, तो अब खान साहब ने चिलगोजे भी नहीं सप्लाई करने और अदालत जाके केस करके कंपनसेशन भी मांग लेनी है। क्लियर? ये चार रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बेसिक रूल्स हैं। फिर दो ऐसे रूल्स हैं जिसमें लीगल इलीगल मिक्स हो जाता है। इसमें क्या होता है, मैंने आपको एक जनरल रूल बताया था कि इलीगल पार्ट अगर सेपरेट ना कर सकें तो सारा एग्रीमेंट इलीगल है, और अगर कर सकें तो फिर हम इलीगल और लीगल को अलग अलग कर लेंगे। लीगल चल जाएगा, इलीगल नहीं चलेगा। ये बात किताब में एक्सप्रेसली उस तरह से नहीं लिखी हुई, लेकिन ये कॉमन रूल है जिससे हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। प्रॉमिस टू डू लीगल एंड इलीगल थिंग, पर्सन्स ने पहले तय किया कि हम पहले कुछ लीगल थिंग्स करेंगे और बाद में कुछ इलीगल थिंग्स करेंगे। तो पहला सेट ऑफ प्रॉमिस जो है वो सही है और दूसरा वाला गलत है। ए ने बी से कहा कि अगर मैं आपको 8,000 रुपए सप्लाई करूं तो क्या आप 1 किलो चिलगोजा देंगे? उन्होंने कहा हाँ जी। उसने कहा अच्छा चलें फिर एक और बात भी तय कर लेते हैं, पहले मैं आपको 8,000 रुपए दूंगा, आप 1 किलो चिलगोजा दें, फिर मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा और आपने 10 ग्राम चर्स देनी है। तो जो पहला वाला है कि 8,000 दूंगा और चिलगोजा लूंगा वो वैलिड है, और जो चर्स वाला है, अगर पहला ही गलत होता, पूरा कॉन्ट्रैक्ट गलत। वो कहते हैं कि जी मैं पहले आपको 2 लाख दूंगा, आपने 10 ग्राम चर्स देनी है, और फिर उसके बाद मैं आपको 8,000 दूंगा और आपने चिलगोजे देने हैं, तो शुरू से ही सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट गलत हो गया, क्योंकि ये डिपेंडेंट है ना, सेकंड वाला फर्स्ट पे डिपेंडेंट है। तो अगर पहला ठीक है बाद वाला गलत है तो गलत वाला खत्म हो जाएगा और सही वाला वैलिड रहेगा, लेकिन अगर पहला ही गलत है तो सारा का सारा गलत हो जाएगा। फिर इसमें अल्टरनेट वाला भी होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि where person reciprocally promise first to do certain legal thing and secondly to do certain illegal thing. First set of promises is a contract but the second is a void agreement. ये बात समझ आती है? और अगर अल्टरनेटिव हो कि आप खान साहब से कहें खान साहब 2 ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो 8,000 रुपए लेके 1 किलो चिलगोजा देते हैं या 2 लाख रुपए लेके और 10 ग्राम चर्स देते हैं, तो माना जाएगा कि आपने दूसरी ऑप्शन दी ही नहीं कभी, वॉइड एब इनिशियो, वो थी ही गलत। तो माना ही जाएगा कि आपने 2 ऑप्शन नहीं दी, आपने एक ही ऑप्शन दी है कि 8,000 लें चिलगोजे देते हैं। इन केस ऑफ अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल एंड अदर इलीगल, लीगल ब्रांच अलोन कैन बी एनफोर्स्ड। 6 रूल्स हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के, याद करने के हवाले से भी अहम है। आईकैप जो पूछ लेता है इस चैप्टर में, जॉइंट प्रोमिसेस के रूल भी अहम है और ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस भी। तो 6 में से एक है साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, रेडी होना चाहिए अगले को। एक है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा। फिर 2 हैं जिसमें पहले वाला इनकार कर दे या दूसरे वाला इनकार कर दे, और फिर 2 ये वाले हैं जिसमें मिक्सिंग हो रही है लीगल और इलीगल की। जी अगर इनके पास वाइड लेवल ऑप्शन आ गई, ए के पास वाइड लेवल ऑप्शन आ गई, वाइड लेवल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ए के ऑप्शन पे वॉइडेबल है, फिर वो सब्जेक्ट मैटर चेंज करना है, उसके खान साहब के पास चिलगोजा नहीं है। जी अब ए के पास वॉइडेबल ऑप्शन आ गई है। इन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि एक ऑप्शन तो है ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, दूसरा उन्होंने कहा कि ए जाके कह दे कि भाई काम करो मुझे बादाम दे दो और काजू दे दो।
ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट, एक नई ऑफर होगी। पिछला वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका हुआ है। या तो आप एक्सप्रेसली तय कर लें कि हम पिछले कॉन्ट्रैक्ट को इस नए कॉन्ट्रैक्ट से बदल रहे हैं, तो भी पिछला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा और उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा। इसको नोवेशन कहते हैं, चैप्टर 6 में देखेंगे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और उसकी जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। ये म्यूचुअल कॉन्सेंट से होगा, लेकिन अगर म्यूचुअल कॉन्सेंट नहीं है तो ये वाला काम नहीं कर सकते जी। क्या ये 6 के 6 रूल समझ आए? देन हम लोगों ने ये डिस्कशन तो कर ली है, जो मिथ है जॉइंट प्रोमिस, जॉइंट प्रोमिस इसकी कौन परफॉर्म करेगा, किसको परफॉर्म करेगा, कौन डिमांड करेगा, किससे डिमांड करेगा। तो जो परफॉर्म कर रहा होगा वो सब्जेक्ट है, जिसको परफॉर्म करके दे रहा होगा वो ऑब्जेक्ट है, जो डिमांड कर रहा होगा वो सब्जेक्ट है, जिससे डिमांड कर रहा होगा वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नहीं तोड़ सकते, ऑब्जेक्ट तो कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने वाला या कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड करने वाला हमेशा इकट्ठे करेगा। जिससे डिमांड किया जाए या जिससे परफॉर्मेंस ली जाए या जिसको परफॉर्मेंस दी जाए उसको तोड़ा जा सकता है। अब पीछे चलते हैं कुछ जनरल रूल्स की तरफ। किताब को लग रहा है कि ये बहुत ही टेक्निकल बातें कर रही है, तो किताब ने इस जोश में एक सीरीज ऑफ रूल्स दे दी है। सीरीज ऑफ रूल्स है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। कुछ सवाल, अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने तय किया था कि हम इस टाइम पे परफॉर्म करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट किस टाइम पे परफॉर्म करेंगे? उस टाइम पे परफॉर्म करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने तय किया था इस दिन पे परफॉर्म करेंगे, तो किस दिन? उस दिन। कॉन्ट्रैक्ट में तय किया था इस दिन परफॉर्म करेंगे, टाइम नहीं तय किया था, उस दिन का जो रीजनेबल बिजनेस आवर्स वगैरह आप वो तय करेंगे। दिन और टाइम तय कर लिया, जगह तय नहीं की। तो जो जिस जगह पे नॉर्मली, फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज से एग्री किया कि मैं आपको इतना 1000 रुपए दूंगा, आप हमें बिजनेस लॉ पढ़ाएंगे, सारी बात तय हो गई, बस ये बात बताना भूल गए कि कहाँ पढ़ाएंगे। तो आप पहुंच गए एम्पोरियम मॉल कि जी वो हमें यहाँ पढ़ाया जाए। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, आप पहुंचेंगे उस जगह जो नॉर्मली कॉलेज की बिल्डिंग है, जहाँ नॉर्मली कॉलेज क्लासें कराता है। तो अगर प्लेस ना तय हुई हो तो हम उधर पहुंचेंगे वेयर प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म। और अगर आपको लगता है कि नहीं प्लेस में कंफ्यूजन है, तो आइडियली आपको पूछ लेना चाहिए कि भाई ये कौन सी प्लेस होगी। अच्छा, अगर तय ये हुआ है कि इस मैनर में परफॉर्म होगा, तो किस मैनर में परफॉर्म होगा? उस मैनर में परफॉर्म होगा। अगर तय ये हुआ है कि पहले प्रोमिजी डिमांड करेगा, हमने तय किया जी 25 तारीख को माल सप्लाई होगा, लेकिन तुम जिस वक्त राब्ता करोगे हम माल लेके पहुंच जाएंगे, तो कब परफॉर्म होगा कॉन्ट्रैक्ट? जब वो राब्ता करेगा। अगर वो राब्ता नहीं करेगा तो आप आजाद है। बेसिक से रूल्स हैं। कोई टाइम परफॉर्मेंस का नहीं तय हुआ तो रीजनेबल टाइम में तय होना चाहिए। प्रॉमिस किसी खास दिन होना है तो आप उसको किसी भी टाइम पे ड्यूरिंग यूजुअल आवर्स और उस जगह पे कर सकते हैं नॉर्मली वो होता है। प्रॉमिस एक खास दिन होना है और एप्लीकेशन बाय प्रोमिजी इज नीडेड, कि प्रोमिजी कहेगा तो हम परफॉर्म करेंगे। प्रोमिजी शैल अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस एंड विद इन यूजुअल आवर्स। नो प्लेस इज फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। तो प्रोमिसर अप्लाई करेगा प्रोमिजी को और उसे कहेगा भाई कोई प्लेस तो फिक्स कर दो, और अगर उसे पहले से पता होगा कि ये वाली प्लेस होती है तो वहां पे परफॉर्म होगा। मैनर ये टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय द प्रोमिजी, तो प्रॉमिस शैल बी मेड इन दैट मैनर एंड एट दैट टाइम। तो ये बड़े कॉमन सेंस वाले रूल्स हैं जो ये चैप्टर हमें बताने की कोशिश कर रहा है। यहां हम चलते हैं चैप्टर की आखिरी बात पे, टाइम एज एन एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम टाइम इज एसेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं और टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो टाइम सेंसिटिव होते हैं, तो अगर एक टाइम सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए तो क्या होगा, उसके बारे में किताब हमें बताने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां टाइम क्या होता है? एसेंस, एसेंशियल होता है, मेन इंग्रेडिएंट होता है। एसेंस खाने में डलने वाले खास खुशबू को कहते हैं जिससे वो खाने का लुत्फ बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं खाने की एसेंस है, ये खाने का एक बड़ा अहम जुज़्व है। तो टाइम इज एसेंस का मतलब है जहां टाइम एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो। तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जहां आपने तय किया होता है भाई ये कॉन्ट्रैक्ट इसी दिन इसी टाइम पे परफॉर्म होगा, जहां आप रिजिड है तो फिर टाइम सेंसिटिव है। फर्ज करें आपने नहीं तय किया, तो नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से भी कई दफा पता लग जाता है कि वहां टाइम सेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल एक कॉन्सर्ट पे किसी को गाने के लिए बुलाया कि 25 दिसंबर को रात 2 बजे जो है वहां हमारा कॉन्सर्ट एंड के करीब पहुंचा होगा, तो इख्तिताम आपके धुआंधार गाने से होना चाहिए। बंदे ने पैसे पकड़ लिए और 25 दिसंबर को शाम में राब्ता करके कहा यार आज नहीं कल आ सकता हूं। अच्छा, तय नहीं हुआ था कि टाइम सेंसिटिव है या नहीं है, तो अभी क्या लग रहा है आपको? सेंसिटिव है। नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से नजर आ रहा है कि टाइम सेंसिटिव है। तो टाइम एसेंस कब होता है? टाइम इज एसेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट या एसेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट इफ इंटेंशन ऑफ पार्टीज या तो एक्सप्रेस
या इंप्लाइड हो कि टाइम शुड बी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां ये तय हो कि भाई टाइम यहां सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है, तो वहां टाइम सबसे इंपॉर्टेंट शर्त होगा। बात समझ आई? देन अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है दोनों सूरतों में, एक बंदे ने जिस दिन परफॉर्म करना था, खान साहब ने आपको 25 तारीख को कहा आज तो नहीं 2 दिन बाद परफॉर्मेंस दे सकता हूं, 2 दिन बाद मैं आपको ये चीज सप्लाई कर सकता हूं। देखा ये जाएगा कि क्या यहां टाइम एसेंस था या नहीं था। अगर टाइम एसेंस था तो मजलूम को वर्डेबल ऑप्शन मिल जाएगी, और अगर एसेंस नहीं था तो वर्डेबल ऑप्शन नहीं मिलेगी। वर्डेबल ऑप्शन का मतलब आप सिरे से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें और या कंटिन्यू करने का। अगर आप कैंसिल करते हैं तो आप डैमेजेस चार्ज कर लें, लेकिन जहां आपको वर्डेबल ऑप्शन नहीं मिलेगी वहां कम से कम डैमेज चार्ज करने का इख्तियार आपके पास होगा कि आप कहेंगे यार तुम 2 दिन लेट वो कर रहे हो, 2 दिन लेट होने से मुझे 500-600 रुपए का नुकसान हो गया, ये 500-600 का नुकसान तुमने भरना है। तो अगेन 2 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले देखेंगे टाइम एसेंस है या नहीं। अगर टाइम एसेंस है तो फिर मजलूम के पास वर्डेबल ऑप्शन आ जाएगा, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। अगर कैंसिल कर दे तो पूरी की पूरे जुर्माना मांगेगा, कंपनसेशन फुल फ्लेज कॉन्ट्रैक्ट की मांगेगा। और अगर कहे अच्छा चलो 2 दिन बाद सप्लाई कर दो, तो जो 2 दिन की वजह से नुकसान होगा उतना मांगेगा तो मिलेंगे और नहीं मांगेगा तो नहीं मिलेंगे। अगर कह दे अच्छा चलो कोई बात नहीं आप 2 दिन बाद से सप्लाई कर देना, लेकिन जहां टाइम नॉट एसेंस है वहां इसके पास कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का इख्तियार नहीं है। अब अगला बंदा कह रहा है कि मैं 2 दिन बाद सप्लाई करूंगा, तो 2 दिन की वजह से जो नुकसान है वो मांगा जा सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को एब्सोल्युटली माइनस नहीं किया जा सकता। तो ये 2 सिचुएशन है, टाइम एसेंस, टाइम नॉट एसेंस। टाइम एसेंस है तो वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिस है, ही मे कैंसिल रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड सू फॉर ब्रीच कॉज्ड बाय नॉन परफॉर्मेंस, और ही कैन आल्सो एक्सेप्ट परफॉर्मेंस, बट देन वो कंपनसेशन नहीं ले सकेगा अनलेस कि उसने एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस कहा था कि जो डिले का नुकसान होगा ये मैं तुमसे लूंगा। और यहां क्या होगा, यहां नॉट वर्डेबल ऑप्शन होगी, बट प्रोमिसी इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर प्रोमिसर फॉर एनी लॉस ओकेजन टू हिम बाय सच फेलियर। इस लेट होने की वजह से जो नुकसान हुआ वो उसकी कंपनसेशन मांग सकता है। तो दोनों सूरतों में आपने अगर डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट की तो आप नोटिस दे सकते हैं कि हाँ भाई ये डिलेड परफॉर्मेंस मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूं, लेकिन जो नुकसान होगा वो तुम्हारे खाते पड़ेगा। और पहले वाले केस में तो आप कॉन्ट्रैक्ट को एब्सोल्युटली खत्म भी कर सकते हैं, और खत्म करके फुल फ्लेज डैमेजेस भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है जब उसने परफॉर्मेंस 1-2 दिन बाद दे दी तो उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर सिरे से परफॉर्मेंस नहीं हुई तो नुकसान ज्यादा होगा। तो चैप्टर 7 ने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से रिलेटेड सारी बात बताई है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेंगे, किनको परफॉर्म करेंगे, जॉइंट प्रोमिसेस होंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रोमिस होंगे तो क्या होगा, कोई टाइम मैनर कुछ इस तरह की चीज तय हुई है तो क्या होगा, और अगर प्रॉमिस परफॉर्म करने वाला फेल्स टू परफॉर्म हो तो फिर वो क्या सूरत होगी और किस तरह से होगी। तो जो अगला चैप्टर है उसमें फिर हम जाके देखेंगे कि ये चलता हुआ कॉन्ट्रैक्ट